जनरली गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी जिसको एक बहुत छोटी या फिर एक इंडिपेंडेंट यूनिट कर रही है, और ये मिलिट्री एक्टिविटी आप इरेगुलर या अनकन्वेंशनल तरीके से करते हो। कन्वेंशनल वॉरफेयर वो होता है जब आप दो आर्मीज को लेके आते हो और एक बड़े बैटलफील्ड के ऊपर दो हाथ करते हो, और ये तब शुरू हुआ था जब लोगों के जो ग्रुप्स थे वो बड़े होने शुरू हुए, चाहे कबीले हो गए, वहाँ से एम्पायर बने, फिर वहाँ से बड़े बड़े राज्य बने। उसके पहले गुरिल्ला वॉरफेयर ही होता था जब लोगों के अपने ग्रुप्स नहीं होते थे, तो जो आपके पास हथियार है, जो भी आपको मिला, लकड़ी, भाले, पत्थर, उससे आप छोटे छोटे अटैक्स करते थे। शुरुआत गुरिल्ला वॉरफेयर की वहीं से होती है। इसीलिए ये माना जाता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर कन्वेंशनल वॉरफेयर से भी पुराना है। पर गुरिल्ला फाइटर्स को लेके एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज होती है जिसको गुरिल्ला पैराडॉक्स कहते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले। चाहे बात मेसोपोटामिया की हो, चाहे एंशिएंट ग्रीक्स की हो, चाहे रोमन अंपायर की हो, चाहे आज के मॉडर्न पावरफुल कंट्रीज की हो, गुरिल्ला फाइटर्स ने हमेशा बड़े एम्पायर्स और स्टेट्स को नाको चने चबवाए हैं। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जहां पे एक छोटी गुरिल्ला फोर्स ने एक बड़ी कन्वेंशनल आर्मी को हराया है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने वो वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आप पूरे वॉरफेयर की हिस्ट्री को उठा के देखो तो आप नोटिस करोगे कि सबसे बेहतरीन आर्मी, यानी सबसे वेल डिसिप्लिन, वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड आर्मी उन राज्यों की या उन ग्रुप्स की होती है जो बहुत समृद्ध होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो नेचुरल सी बात है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और आपके पास अपने सोल्जर्स को देने के लिए अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा इक्विपमेंट होगा, और इसी वजह से आपकी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी बन जाएगी। उसके बावजूद भी ये बात भी सही है कि गुरिल्ला फाइटर्स के पास अक्सर ये चीजें नहीं होती हैं। उनके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग तो शायद हो सकती है, पर बहुत अच्छा इक्विपमेंट नहीं होगा, बहुत अच्छा आर्मर नहीं होगा, फिर भी वो एक प्रोफेशनल आर्मी को हराने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। इसी बात को गुरिल्ला पैराडॉक्स कहा जाता है। और ऐसा होता क्यों है? इसके कुछ कारण है। पहला कारण तो ये है कि एक एम्पायर बनता कैसे है। पहले एक छोटा राज्य होगा, उसने अपने पड़ोसी राज्य पे हमला किया, उसको अपने में मिलाया, फिर उसके बाद किसी और को, फिर उसके बाद किसी और को। ऐसे करते करते एक राज्य अपनी टेरिटरी को बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से उनकी बाउंड्रीज बहुत दूर तक पहुंचती रहती हैं। अब इसमें ये फायदा तो है कि आप जितने राज्यों को अपने साथ मिलाएंगे उतने लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, उतना टैक्स आपको मिलेगा, उतनी कमाई होगी आपकी। पर इसका जो दूसरा साइड है वो ये है कि जितने आप अपनी टेरिटरी को बढ़ाएंगे उतनी टेरिटरी को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और आपके मन में हमेशा ये नर्वसनेस रहेगी, एक डर रहेगा कि किसी ना किसी कोने से आपके बाउंड्री के ऊपर हमला हो सकता है। और अगर ये हमला होता है तो उस हमले को रोकने के लिए आपको अपनी प्रोफेशनल आर्मी को भेजना पड़ेगा। अब क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल ऑफिशियल आर्मी है तो जाहिर सी बात है कि आपको उनको अच्छे से इक्विप करना पड़ेगा, उनको अच्छे हथियार देने पड़ेंगे, आर्मर देना पड़ेगा। और सबको मिला के देखा जाए तो आपकी आर्मी सप्लाईज पे हमेशा डिपेंडेंट रहेगी, और सप्लाईज उसको हमेशा अपने एम्पायर से ही मिलेगी। तो यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी या एक प्रॉब्लम आप कह सकते हैं वो ये हो जाती है कि आपकी आर्मी जब अपने एम्पायर से दूर जाती है तो सप्लाईज पे कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट रहती है। इसी वजह से आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी बड़ा एम्पायर अगर आज तक हिस्ट्री में हुआ है तो उसकी आर्मी बहुत तेजी से मोबिलाइज नहीं कर पाती। वो एक सेट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इसी वजह से बड़े एम्पायर्स की आर्मी अपने एम्पायर की बाउंड्री से बहुत दूर तक कैंपेन नहीं कर पाती। उनका एक लिमिटेशन रहता है कि इस डिस्टेंस के आगे वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइंस बहुत लंबी हो जाएंगी। और अगर आपकी सप्लाई लाइंस लंबी हो गई तो आप सब जानते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे हुआ था। जब 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा के अंदर जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया था, तो स्टार्टिंग में तो जर्मनी की आर्मी बहुत तेजी से सोवियत यूनियन के अंदर घुसते चली गई थी, पर जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे सोवियत यूनियन के, उतना वो जर्मनी से, यानी अपनी सप्लाई लाइन से, जो उनकी मेन सप्लाई जहां से आ रही थी, उनसे दूर होते जा रहे थे। उनकी सप्लाई लाइंस लंबी होती जा रही थी। इसी वजह से फिर आगे अपने कैंपेन को कंटिन्यू करने में जर्मन आर्म फोर्सेस को बहुत तकलीफ हुई, और फिर अल्टीमेटली इसीलिए जर्मनी की सोवियत यूनियन में हार भी हुई। दूसरी तरफ गुरिल्ला फाइटर्स का ये एडवांटेज होता है कि वो एक एम्पायर की तरह या एक स्टेट की तरह किसी एक जगह से अक्सर बंधे नहीं होते। इसी वजह से वो अपनी फोर्सेस को बहुत तेजी से मोबिलाइज कर पाते हैं। गुरिल्ला फाइटर्स अक्सर आप देखेंगे कि एक सप्लाई लाइन लेके नहीं चलते हैं, वो लगातार जहां उनको जाना है वहां पहुंचते हैं, और वहां पे ग्राउंड से ही अपने आसपास की जगहों से जो उनको मिलता है, चाहे वो लूट के, चाहे वो छीन के, उसी पे वो लोग सर्वाइव करते हैं। आप पूरी वॉरफेयर की हिस्ट्री उठा के देख लो, अगर आपको ऐसी कोई आर्मी दिखती है जिसने अपने बेस से बहुत दूर दूर तक जाके सफल मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं, तो यह बात जरूर होगी कि वो सप्लाई लाइंस पे डिपेंडेंट नहीं होते होंगे। वो जहां जाते हैं वहीं से अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लेते होंगे। इस बात के लिए नेपोलियन की आर्मीज बहुत फेमस थी कि वो बहुत लंबी सप्लाई लाइंस को लेकर नहीं चलते थे। वो जहां जाते थे वहीं पे हमला करके, लूटपाट मचा के, वहीं से अपनी आर्मी को सपोर्ट करते थे। इसीलिए एक मिलिट्री एंगेजमेंट के दौरान अपनी आर्मीज को बहुत तेजी से मोबिलाइज करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इनफैक्ट भारत की मराठा हिस्ट्री में भी एक बहुत ही महान मिलिट्री जनरल हुए हैं
जिनको अपनी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन की स्पीड के लिए जाना जाता है। अगर आपको इनका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। गुरिल्ला फोर्सेस का दूसरा एडवांटेज होता है कि वो अपनी एडल्ट मेल की जितनी पॉपुलेशन है उसके एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी आर्मी में शामिल कर लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक एम्पायर है, उस एम्पायर के अंदर कुल मिला के 1 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 50% रफली आप पकड़ लीजिए कि मेल पॉपुलेशन है, यानी वहां पे 50,000 एडल्ट मेल्स रहते हैं। अब दूसरी तरफ आप एक छोटे से कबीले को देख लो जिसकी टोटल पॉपुलेशन आप मान लीजिए कि 20,000 है, और इसमें भी 50% पॉपुलेशन मान लीजिए एडल्ट मेल्स की है, यानी 10,000 लोग। अगर आप सिर्फ परसेंटेज में ऊपर से देखो तो दोनों जगहों पे एडल्ट मेल पॉपुलेशन 50% ही है। पर एक जब बड़ा एम्पायर आपके पास होता है तो जो 50% मेल पॉपुलेशन है उसको आप सब लोगों को वॉरियर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप बड़ा एम्पायर है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें लॉजिस्टिक्स है, आपको जुडिशियल सिस्टम रन करना है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे एडल्ट मेल्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए आप देखोगे कि चाहे एम्पायर कितना ही बड़ा हो आपकी जो प्रोफेशनल आर्मी है उसकी साइज जनरली बहुत कम होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर जब पूरी अपनी हाइट पे थे तो उस समय उनकी बाउंड्रीज के अंदर जितनी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन का 5% से भी कम हिस्सा रोमन आर्मी का हिस्सा था। आप सोचिए, देखिए सिर्फ 5%, यानी हमारे जो इमेजिनरी एम्पायर है अगर उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है तो 5% से भी कम, हम 5% पकड़ लेते हैं, सिर्फ 5,000 वॉरियर्स को आप मोबिलाइज कर पाओगे। और 5,000 मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नंबर है, इतना भी नहीं होता जनरली। और दूसरी तरफ वो जो नोमैडिक ट्राइब थी जिसमें सिर्फ 10,000 एडल्ट मेल्स थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट सभी को 80%, 90% एडल्ट मेल्स उनकी गुरिल्ला फाइटिंग फोर्स का हिस्सा होते थे। तो अब मोटा मोटा देखिए, एक तरफ 1 लाख लोगों का अंपायर है, एक तरफ सिर्फ 20,000 का। 1 लाख का जो अंपायर है वो सिर्फ 5,000 फौजियों को उतार पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 20,000 का जो नोमैडिक ट्राइब है वो ऑलमोस्ट 10,000 फौजियों को लड़ाई के लिए उतार सकता है। ये एक बहुत मेजर एडवांटेज होता है किसी गुरिल्ला फोर्स का कि वो छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा एडल्ट मेल्स को फाइटिंग फोर्स का हिस्सा बना लेते हैं। गुरिल्ला फोर्सेस का तीसरा बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनको ये बात मालूम होती है कि उनको डिफेंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े शहर या बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पैसे की जगह, बहुत खेत खलियान नहीं है। आपने हिंदी मूवीज में डायलॉग देखा होगा बहुत जगह पे कि कभी ऐसे इंसान को दुश्मन मत बनाना जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। गुरिल्ला फोर्सेस के लिए बात बिल्कुल लागू होती है। उनके पास खोने के लिए बहुत कम चीजें होती थी, इसी वजह से वो बहुत तेजी से मोबिलाइज कर पाते थे और हिट और रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। अटैक करके वहां से भाग जाओ। अब जब सामने वाले को गुस्सा आया, उसको बदला लेना है, तो वो आप पे हमला कहाँ करे, क्योंकि आपके पास कोई बड़ी चीजें ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास एक बड़ा एम्पायर है, बहुत समृद्ध एम्पायर है आपका, तो आपके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है। इसी वजह से आप ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे बिना लड़ाई शुरू हुए। इन तीनों रीजंस को देख के समझ में आता है कि गुरिल्ला फोर्सेस प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी के कंपैरिजन में बहुत बार ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में होती है। परंतु ऐसा भी होता है कि एक सक्सेसफुल गुरिल्ला फोर्स भी एक प्रोफेशनल आर्मी बना लेती है या अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी में कन्वर्ट कर लेती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मंगोल्स। मंगोल्स शुरुआत में अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और उन हर कबीलों का कोई ना कोई लीडर होता था। पर जब चंगेज खान पावर में आए तो उन्होंने इन सारे कबीलों को लेकर एकजुट किया और उन सब लोगों को अकेले फिर लीड करना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने एक सेमी रेगुलर आर्मी भी रख ली थी। मतलब जिस चीज से वो हमेशा बच रहे थे कि एक स्टैंडिंग प्रोफेशनल आर्मी नहीं रहेगी, वही उन्होंने फिर अपने लिए भी किया। ऐसा क्यों? जब वो ऑलरेडी गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स में इतने बड़े एक्सपर्ट थे तो उनको एक सेमी रेगुलर आर्मी रखने की जरूरत क्या थी? इसका कारण ये है कि गुरिल्ला वॉरफेयर अक्सर हिट एंड रन टैक्टिक्स के ऊपर निर्भर करता है। यानी आपने किसी जगह पे हमला किया, हमला करके वहां से आप भाग गए। ऐसा करने के लिए आपको हाईली मोबाइल फोर्सेस चाहिए और इसकी वजह से घुड़सवारों की पहले की गुरिल्ला फोर्सेस में बहुत इंपॉर्टेंस थी। फिर जैसे जैसे आपकी गुरिल्ला फोर्सेस को जीत मिलने लगेगी, आपके मंसूबे बढ़ने लगेंगे और फिर आप सिर्फ हिट एंड रन से खुश नहीं होगे। फिर आपके मन करेगा कि मैं और बड़ी जगह को जीतूं और उस जगह पे अपना राज चलाऊं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मंगोल्स के साथ और ऐसा ही हुआ था वाइकिंग्स के साथ। शुरुआत में तो वाइकिंग्स बस ब्रिटेन के कोस्ट पे आके कोस्टल सिटीज पे लूटपाट बना के वहां से भाग जाते थे। पर धीरे धीरे जब उनकी जीत होने लगी, उनको कॉन्फिडेंस आने लगा, तो उनको लगा नहीं, हम इंग्लैंड के अंदर जाके लूटपाट मचाएंगे और इंग्लैंड में अपने सेटलमेंट्स भी बनाएंगे। आप सोच के देखिए कि वही वाइकिंग्स जो सिर्फ हिट एंड रन करते थे, लूटपाट मचा के भागते थे, उन्होंने समूचे इंग्लैंड पे राज भी किया है। आप अपनी गुरिल्ला फोर्स को लेके पहाड़ों के रास्ते से, जंगलों के रास्ते से किसी एनिमी की आर्मी को परेशान कर सकते हो, उनको हरा भी सकते हो। पर अगर आपको किसी किले पे हमला करना है, किसी शहर पे हमला करना है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तब आपके घुड़सवार काम नहीं आएंगे। आप इमेजिन करिए कि ट्रॉय के ऊपर हमला करने के लिए ग्रीक्स इतनी बड़ी फोर्स को लेके गए थे। अगर वो ये नहीं करते, अगर सिर्फ घुड़सवारों को लेके जाते, एक गुरिल्ला फोर्स को लेके आते, तो क्या वो ट्रॉय को हरा पाते? आपको एक किले की दीवारों को तोड़ने के लिए चाहिए स्पेशलिस्ट्स,
इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी तोपें, और इन सब को रखने के लिए आपको एक आर्मी रखनी ही पड़ती है। और इसी वजह से कोई ऐसा ग्रुप जो पहले गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करके सक्सेसफुल हुआ है, वो भी फिर एक प्रोफेशनल आर्मी रखने ही लगता है। एक और रीजन है कि क्यों अक्सर गुरिल्ला फोर्सेस प्रोफेशनल आर्मी में तब्दील हो जाती हैं या प्रोफेशनल आर्मी रखने लगती है, वो ये है कि गुरिल्ला टैक्टिक्स का एक बहुत बड़ा एक यूनिक पॉइंट होता है कि उनके पास कोई एक ऐसी यूनिक फाइटिंग स्टाइल होती है, कोई ऐसी टेक्निक होती है जो दुश्मनों के पास नहीं होती। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स हैं मंगोल्स, हंस या फिर पार्थियंस। जब ये गुरिल्ला फोर्सेस को लेके हमला करते थे, उनके सामने वाली जो आर्मी है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेशन में लड़ाई कर रही है, पर इन फाइटर्स के पास, इनके पास जो घुड़सवार होते थे, वो घुड़सवारी करते करते तेज घोड़ा दौड़ाते हुए तीर फायर कर पाते थे। और उसमें भी पार्थियंस एक स्पेशल बात के लिए जाने जाते हैं कि पार्थियन घुड़सवार घोड़ा दौड़ाते समय, जब घोड़ा फुल स्पीड पे दौड़ रहा है, तो पीछे मुड़ के तीर वो फायर कर पाते थे। इस तरह के तीर जो फायर करते थे, इसको पार्थियन शॉट कहते हैं आज। और इस चीज का सामने वाली आर्मी के पास कोई जवाब ही नहीं होता था। आप सोच के देखिए कि एक नॉर्मल आर्मी के एक नॉर्मल सोल्जर को घोड़े पे चढ़ना ही नहीं आता होगा, फिर चढ़ के उसको बहुत तेज दौड़ाना है, फिर हाथ में आपके पास धनुष बाण भी है, पीछे मुड़ के आपको एक्यूरेटली फायर करना है। ये एक ऐसा स्किल नहीं है कि आप रातों रात सीख लेंगे। जिन लोगों को ऐसे यूनिक स्किल्स आते हैं, वो स्किल्स पेरिशेबल होते हैं, यानी अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई एक गुरिल्ला फाइटर होगा, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है उस स्किल को मेंटेन करने के लिए, और वही उनका सबसे बड़ा एज होता है एक बैटलफील्ड पे। पर जब आप अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करके आर्मीज को हराने लगते हैं, आपके पास टेरिटरी आने लगती है, और आप धीरे धीरे वहां की सेडेंट्री, वहां की नॉर्मल लाइफस्टाइल में यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करते, ये स्किल धीरे धीरे आपके खत्म हो जाते हैं, और इसी वजह से एक फुल फ्लेजेड फियर्स गुरिल्ला फोर्स धीरे धीरे एक सेट आर्मी में तब्दील हो जाती है। अभी सुनने से ऐसा लग रहा है कि अगर एक सेट आर्मी बन गई तो आप हारेंगे ही हारेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप गुरिल्ला टैक्टिक्स को छोड़ के एक प्रोफेशनल आर्मी के टैक्टिक्स भी यूज करें, उसमें भी आप जीत सकते हैं, पर उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने फाइटिंग स्टाइल को आपको लगातार अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, स्पार्टन्स हमेशा एक फैलेंक्स में लड़ाई करते थे, और जब वो इस फैलेंक्स में रहते थे तो उनको हराना बहुत मुश्किल होता था। तो उनको ऐसा लगता था कि इस टेक्निक को हम यूज करेंगे तो हमको कोई हरा नहीं सकता, पर इस टेक्निक को हराया उन्हीं के ग्रीक भाइयों ने। थीबन्स ने ल्यूट्रा की लड़ाई में स्पार्टन्स के इस फैलेंक्सी फॉर्मेशन का जवाब निकाला था और उनको हराया था। तो इस तरह से अगर आपकी सेट आर्मी भी है, तो अगर आप लगातार इनोवेट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं, नई नई टैक्टिक्स बना रहे हैं, तो आप दुश्मन को हरा सकते हैं। और आपके पास ये एडवांटेज होता है कि अगर आपकी एक प्रोफेशनल आर्मी है तो आपके पास आर्टिलरी रहेगी, आपके पास इक्विपमेंट रहेगा, आप बड़े बड़े फोर्ट्स पे हमला करके उनको हरा सकते हैं। और बड़ा एडवांटेज ये होता है एक प्रोफेशनल आर्मी का कि आपके पास तोपें होंगी, आपके पास ऐसा इक्विपमेंट होगा जिससे आप बड़े बड़े किलों पे हमला भी कर सकते हैं और उनको जीत भी सकते हैं। ओवरऑल बात यह है कि एक गुरिल्ला फोर्स जब बहुत सारी जीतें हासिल करने लग जाती है और उनके पास टेरिटरी आने लगती है, तो वो अपने आप कैसे ना कैसे एक रेगुलर आर्मी में, एक प्रोफेशनल आर्मी में तब्दील होने लगते हैं। और जब वो एक इस लाइफस्टाइल में, इस तरीके में सेट हो जाते हैं, फिर नई गुरिल्ला फोर्सेस उनके ऊपर हमला करती हैं, और इस तरह से ये जो साइकिल है ये हमेशा बरकरार रहती है। इसी वजह से गुरिल्ला वॉरफेयर कभी भी रेगुलर वॉरफेयर से अलग नहीं हो सकता। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज के मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जब बड़े बड़े स्टेट्स पूरी सुपर पावर आती हैं, अपनी पूरी पावर लगाती हैं किसी एरिया को जीतने के लिए, तो वहां पे कुछ छोटी गुरिल्ला फोर्स उनके नाक में दम कर सकती है। ऐसा ही हुआ था लगभग आज से 60-65 साल पहले, जब एक बड़े सुपर पावर कंट्री ने एक छोटी जगह पे जाके हमला किया था, और वहां की फोर्सेस की गुरिल्ला फाइटिंग स्टाइल ने इस बड़ी सुपर पावर को नाकों चने चबा दिए थे। अगर आपको पता है कि मैं कौन से वॉर की बात कर रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।